हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स, जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग बिहार एसएससी सेकंड इंटर लेवल एग्जाम के लिए एडुटेरिया का जो नया प्रैक्टिस बुक आया हुआ है, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं। एडुटेरिया बिहार एसएससी यानी कि बीएसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा, और इस बुक में टोटल 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं। आज हम लोग सेट नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी मैंने आपको सेट नंबर 1 से लेकर के सेट नंबर 3 तक को पूरी डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ कवर कराया हुआ है। अगर आपने इन सेट्स को नहीं लगाया है तो ज़रूर लगा लीजिएगा। इन सभी का लिंक्स आपको आज की सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और बिहार एसएससी सेकंड इंटर लेवल एग्जाम की बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी बिहार एसएससी इंटर लेवल एग्जाम से संबंधित कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन आज के स्टार्ट करते हैं। पहले प्लीज़ सभी लोग जल्दी से सेशन को लाइक कर देंगे, और जब सेशन समाप्त हो जाएगा तो इसका लिंक कम से कम एक ग्रुप में अवश्य ही शेयर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया है कि आज इस सेशन में हम लोग बिहार एसएससी सेकंड इंटर लेवल एग्जाम के लिए एडुटेरिया का जो नया प्रैक्टिस बुक आया हुआ है, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, बीएसएससी इंटर स्तरीय प्रैक्टिस सेट्स, उसके सेट नंबर 4 को हम पूरी डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले ऑलरेडी मैंने आपको सेट नंबर 1 से 3 तक को कवर करा दिया था। अगर आपने इनको नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा। इन सभी का लिंक्स आपको आज की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूं फ्रेंड्स, ताकि प्रश्न जो है आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे। आज के सेशन का पहला प्रश्न पढ़ेंगे। देखिए, पहला प्रश्न है कि सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान की। अगर आप आंसर पहले से जानते हैं तो आंसर कमेंट बॉक्स में देकर के बताते चलेंगे। इससे क्या होगा कि बेहतरीन तरीके से आपका रिवीजन होता चला जाएगा, और साथ ही साथ जो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा उसको भी ध्यानपूर्वक जरूर सुनिएगा। इससे एक प्रश्न के साथ साथ आपके 2 से 3 प्रश्न जो है कवर होते चलेंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए, 1764 ईस्वी में बक्सर के युद्ध के विजय के बाद तत्कालीन बंगाल के गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव ने शाह आलम द्वितीय से इलाहाबाद की संधि 12 अगस्त 1765 को किया था। ठीक है, और इस संधि के तहत अंग्रेजों को बिहार, बंगाल तथा उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से प्राप्त हुई थी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 12 अगस्त 1765 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आप सभी लोग अपना अपना स्कोर कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए, निम्नलिखित में से किसे भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार कहा जाता है। भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार जो है किसको कहा जाता है, तो फ्रेंड्स यह कहा जाता है कृष्णोदास पाल को। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत किसको कहा जाता है, तो देखिए, भारत में पत्रकारिता का अग्रदूत भारतीय पुनर्जागरण के जनक के रूप में जाने जाते हैं राजा राम मोहन राय, और भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार कहा जाता है कृष्णोदास पाल को। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़प नीति के अंतर्गत निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किस राज्य का विलय हुआ था। आपको याद होगा कि लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़प नीति का सर्वप्रथम शिकार जो हुआ था यह 1848 में सतारा था। तो सतारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगर बात करते हैं, आपको याद होगा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी कि व्यापकता का सिद्धांत। ठीक है ना, हड़प नीति भी इसको कहा जाता है। और देखिए, सबसे पहले सतारा को 1848 में ब्रिटिश राज्य में मिलाया गया था। उसके बाद जैतपुर और संभलपुर को 1849 में मिलाया गया था। बघाट को 1850 में, उदयपुर को 1852 में, झांसी को 1853 में, और नागपुर को 1854 में मिलाया गया था। और 1856 में अवध पर कुशासन का आरोप लगा करके उसको ब्रिटिश राज में मिलाया गया था, और उस समय अवध का नवाब जो था ये वाजिद अली शाह था। ये सारे पॉइंट्स फ्रेंड आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, और डलहौजी के समय ही इनाम कमीशन, डलहौजी के समय में ही इनाम कमीशन जो है इसकी स्थापना 1852 में की गई थी, और इसका उद्देश्य भूमि कर रहित जागीरों का पता करके उन्हें छीनना था। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि पुस्तक ए नेशन इन मेकिंग किसने लिखी है। ए नेशन इन मेकिंग लिखा किसने है, तो इसको लिखा है सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। अच्छा, आरसी दत्त, रोमेश चंद्र दत्त की पुस्तक आपको याद है कौन सी, तो ध्यान रखिएगा, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है ना, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसकी पुस्तक है, आरसी दत्त की है। दादा भाई नौरोजी की आपको याद होगा पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और बिपिन चंद्र पाल की पुस्तक याद रखिएगा द स्पिरिट ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस आंदोलन से पूर्व गांधी जी ने कहा था मैंने रोटी मांगी थी बदले में मुझे पत्थर मिला। तो गांधी जी ने कहा था सविनय अवज्ञा आंदोलन से पूर्व। ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। उपरोक्त कथन जो है ये गांधी जी ने जब 11 सूत्रीय मांग को वायसराय लॉर्ड इरविन के द्वारा नज़रअंदाज किया जाने पर सविनय अवज्ञा आंदोलन से पूर्व दिया था, ठीक है। चलिए 5 मार्च 1931 को आपको याद होगा गांधी इरविन समझौता हुआ था, ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिए जिया तरंग आंदोलन का प्रारंभ कहाँ हुआ था। जिया तरंग आंदोलन जो है यह पूर्वोत्तर भारत में, पूर्वोत्तर भारत का राज्य मणिपुर में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो है यह यदुनाग के नेतृत्व में यह आंदोलन शुरू हुआ था, ठीक है। चलिए बाद में यदुनाग की चचेरी बहन गौंडीनेल्यू, ठीक है, यहाँ मैं लिखता हूँ गौंडीनेल्यू, ठीक है, गौंडीनेल्यू ने संभाला था इसको, और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गौंडीनेल्यू को रानी की उपाधि प्रदान किया था। तो यहाँ पर राइट आंसर मणिपुर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुसलमानों में शिक्षा प्रसार के लिए बिहार के किस जिले में 1872 ईस्वी में साइंटिफिक सोसाइटी का गठन किया गया था। 1872 में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना इमाद अली खां के द्वारा किया गया था। इमाद अली खां के द्वारा कहाँ पर, इमाद अली खां के द्वारा कहाँ पर किया गया था, मुजफ्फरपुर में किया गया था। तो मुजफ्फरपुर यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए पटना युवक संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी। पटना युवक संघ की स्थापना जो है यह हुआ था 1927 में, ठीक है ना। इस संघ में मानेंद्र नारायण राय, फूलन प्रसाद वर्मा, कृष्ण वल्लभ सहाय, ब्रजनंदन प्रसाद इत्यादि नेताओं जो थे शामिल थे, ठीक है। 1927 राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हुमायूं द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में से सबसे बाद में कौन सा युद्ध लड़ा गया था। तो यहाँ पर देखिए हुमायूं द्वारा सबसे पहले लड़ा गया था कौन सा युद्ध, तो देवरा का युद्ध। देवरा का युद्ध लड़ा गया था 1531 में, ठीक है। उसके बाद चौसा का युद्ध हुआ था, चौसा यहाँ पर है 1539 में। उसके बाद कन्नौज या इसको बेलग्राम का युद्ध भी कहा जाता है 1540 में, और सरहिंद का युद्ध 1555 में। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। फ्रेंड्स अगर सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सेशन को लाइक कर दीजिए, आपका एक लाइक हमें काफ़ी मोटिवेट करता है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन निम्नांकित में से किसने किया था। तो फ्रेंड्स इसको किया था सिखों के जो 5वें गुरु थे गुरु अर्जुन देव, उन्होंने ही किया था, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए गुरु अर्जुन देव हो जाएगा। और गुरु गोविंद सिंह जो थे इन्होंने ये जो आपका आदि ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब था उसको पूर्ण किया और इसको जो है सिख गुरु के रूप में स्थापित किया। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से किस हड़प्पाई स्थल से एक उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। मतलब कहाँ से जो है किस हड़प्पा कालीन स्थल से उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो फ्रेंड्स यह धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। धौलावीरा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, धौलावीरा। अच्छा जूते हुए खेत और नक्काशीदार ईंट का जो प्रमाण मिला है ये कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। और फ्रेंड्स चावल का प्रथम साक्ष्य लोथल से मिला है। अगला प्रश्न हमारा कि निम्नलिखित में से किसने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। एक प्रश्न तो वैसे पूछा जाता है, और ये किसने कहा था, तो फ्रेंड्स विंसेंट स्मिथ ने कहा था, ठीक है ना, विंसेंट स्मिथ ने कहा था। और देखिए फ्रेंड्स अगर हम बात करें तो हरिसेन का नाम आपको याद होगा। हरिसेन समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था और इसने प्रयाग प्रशस्ति की रचना किया था। समुद्रगुप्त जो था इसने आर्यव्रत के 9 शासक और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया था। भारत का नेपोलियन इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है असत्य है यानी कि गलत है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसमें से गलत कथन पूछा गया है। तो बौद्ध धर्म में संघ की सदस्यता राजा के सेवक, चोर, दास एवं रोगी व्यक्तियों को भी प्रदान की जाती थी। यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर डी गलत दिया गया है, ठीक है। इसमें जो है आपको राजा के सेवक, हत्यारे, चोर, उसके बाद ऋणी व्यक्ति जो हैं, ठीक है, दास, रोगी व्यक्ति, इन सब का प्रवेश वर्जित था। जबकि संघ में किसी भी जाति के व्यक्ति एवं स्त्रियों का प्रवेश का अधिकार था। क्लियर। तो बौद्ध संघ जो है गणतंत्र प्रणाली पर आधारित थी, और इसमें जो है आपको ध्यान रखना है कि संघ में चोर, हत्यारे, ऋणी व्यक्तियों, राजा के सेवक, दास और रोगी के व्यक्तियों का प्रवेश वर्जित था। ये गलत दिया गया है। क्यों? क्योंकि यह जो थी, अब मैंने बताया आपको, गणतंत्र प्रणाली पर आधारित था, और इसमें जो है संघ में किसी भी जाति के व्यक्ति एवं स्त्रियों को प्रवेश का अधिकार था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे
कि संविधान सभा की अंतिम बैठक निम्न में से कब हुई थी। पहली बैठक आपको याद होगा 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, सच्चिदानंद सिन्हा जी इसके अस्थायी अध्यक्ष थे। और आखिरी बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 24 जनवरी 1950 दिया गया है। उसके बाद देखिए लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति यानी कि एससी के लिए और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित है यानी कि एसटी के लिए। तो देखिए अगर हम बात करें तो टोटल 545 सीटों में से 84 सीट जो है ये एससी के लिए और 47 सीट जो है ये एसटी के लिए रिजर्व है। क्लियर, तो इसको जोड़ दीजिएगा, 7 4 11 हो जाएगा और 8 4 12 1 13 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए 131। देखिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली जो है एनपीएस निजी क्षेत्र के अंतर्गत एनपीएस से जोड़ने की अधिकतम आयु निम्नलिखित में से कौन सी है। तो देखिए अधिकतम आयु जो है ये आपका पहले 60 वर्ष था, उसको बढ़ा करके 65 वर्ष कर दिया गया है। अगला प्रश्न हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पंचशील सिद्धांत नहीं था। पंचशील सिद्धांत जो है आपको याद होगा चीन और भारत के बीच जो है नई दिल्ली में अप्रैल 1954 में एक समझौता हुआ था जो कि पंचशील समझौता के नाम से जाना जाता है। इसके 5 सिद्धांत थे। एक, दूसरे के क्षेत्रों की अखंडता और संप्रभुता का पारस्परिक सम्मान करना। दूसरा, एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करना। तीसरा, दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना। चौथा, परस्पर सहयोग एवं लाभ को बढ़ावा देना। और पांचवा, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति का पालन करना। इसमें नाभिकीय जो निवारण है परमाणु प्रतिरोध ये नहीं था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी थे। तो यहाँ पर देखिए एच.सी. मुखर्जी दिया भी गया। संविधान सभा का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और अस्थायी अध्यक्ष मैंने आपको बताया था 9 दिसंबर 1946 को जो बैठक हुई थी सच्चिदानंद सिन्हा थे। उसके बाद देखिए केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषदों में सदस्यों को अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार किस अधिनियम के माध्यम से मिला था। अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार जो है किस अधिनियम के माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद के सदस्यों को पूछने को मिला था। तो यह मिला था भारत परिषद अधिनियम 1909 के तहत। ठीक है, जिसको कि मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। क्लियर, चलिए तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद सदस्यों की निर्भरता या फिर अयोग्यता के प्रश्न पर निर्णय कौन लेता है। तो ये निर्णय जो लेता है यह कौन लेता है, तो राष्ट्रपति भारतीय निर्वाचन आयोग से परामर्श करके संसद सदस्यों के निर्भरता के प्रश्न पर निर्णय करता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र स्थापित किया गया है कहाँ पर। अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र जो है यह कहाँ पर है, तो फ्रेंड्स यह ओस्लो में है। ओस्लो, ध्यान रखिएगा, नॉर्वे में ओस्लो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि भारतीय मानक समय यौमियोत्तर नहीं गुजरती है। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत का जो है मानक समय रेखा माना गया है और भारत में एक ही टाइम जोन है, ध्यान रखिएगा। और यह यौमियोत्तर जो है महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है, ये 5 राज्य से होकर के गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश महाराष्ट्र से होकर के नहीं गुजरती है। उसके बाद देखिए कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करता है। तो देखिए म्यांमार से जो है अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड की सीमा लगती है। यहाँ पर ऑप्शन में दिया भी गया है चारों स्टेट का नाम, और अरुणाचल प्रदेश के साथ जो है म्यांमार अधिकतम सीमा साझा करता है। निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है यह कौन सी है, अनामलाई पर्वत पर स्थित अनाईमुडी है। ठीक है, अनाईमुडी यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिए दूसरी सबसे ऊंची चोटी पूछेगा तो डोडा बेटा है नीलगिरी पहाड़ी पर। मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है। तो देखिए मंदाकिनी जो है ना यह अलकनंदा की सहायक नदी है और अलकनंदा जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से यह संबंधित है। तो यहाँ पर अलकनंदा दिया भी गया है। ठीक है, चलिए, और अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का संगम स्थल जो है रुद्रप्रयाग कहलाता है, यह भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है। नर्मदा नदी पर इसमें से कौन सा नहीं है, तो यहाँ पर देखिएगा तो भालकुंड नहीं है। बाकी देखिए कपिलधारा, दुग्धधारा और भेड़ाघाट ये जो है नर्मदा नदी पर है। भालकुंड जो है ये नर्मदा पर नहीं है, ये बीना नदी पर है। किस नदी पर है, बीना नदी पर, ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा यहाँ से कि कौन सा राज्य समूह जो है भाखड़ा नांगल परियोजना से जल प्राप्त करता है।
देखिए भाखड़ा नांगल की बात करते हैं तो यह भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजनाओं में से एक है। यह सतलज नदी पर स्थित है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान समूह भाखड़ा नांगल जो परियोजना है इससे जल प्राप्त करता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर बिल्कुल हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत में आर्थिक उदारीकरण यानी कि इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन शुरू कब हुआ था? तो जून 1991 में नरसिम्हा राव की सरकार ने जब सत्ता ग्रहण किया था उसके पश्चात यह अपनाई गई थी और नई आर्थिक नीति के तहत उदारीकरण का प्रारंभ जो है जुलाई 1991 को हुआ था। ठीक है ना। तो इसमें से अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर ए औद्योगिक लाइसेंस नीति में वास्तविक बदलाव के साथ। क्लियर। चलिए, इससे क्या हुआ था कि इस नीति में 18 प्रमुख उद्योगों को छोड़ करके अन्य सभी जितने भी उद्योग के लाइसेंस थे उनको लाइसेंस से मुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नीचे दिए गए क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज पर विचार करिए और उन्हें कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करिए। तो यहाँ पर देखिए केयर की बात करते हैं तो स्थापना वर्ष इसका 1993 है। ICRA का अगर बात करते हैं तो 1991 है और क्रिशिल का CRISIL का 1987 है। तो ये क्रम आपका पहले 3 फिर 2 और फिर 1 हो जाएगा। 3 2 1 जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित इसमें से नहीं पूछा गया है। सही सुमेलित इसमें से नहीं है तो यहाँ पर देखिए गोस्वामी समिति औद्योगिक रुग्णता की समस्या सही दिया गया है। जानकी रमन समिति शेयर घोटालों की जांच पड़ताल। मल्होत्रा समिति बीमा क्षेत्र में सुधार, ये भी सही है। तारपुर समिति बैंकों में ग्राहक सेवा, ये गलत दिया गया। तारपुर समिति जो है इसका संबंध जो है पूंजीगत खाते में रुपये की परिवर्तनीयता पर सलाह देने हेतु गठित किया गया था, इसीलिए ये वाला जो है सही सुमेलित नहीं है। बाकी तीनों ऊपर वाला सही सुमेलित है। भारत में तृतीय क्षेत्र जिसको कि टर्शियरी सेक्टर कहा जाता है उसमें सम्मिलित नहीं है। तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है इसमें से कौन सा, चलिए बताइएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, व्यापार एवं परिवहन बिल्कुल है। उसके बाद परिवर्तन एवं संचार बैंकिंग बीमा बिल्कुल है। वानिकी और मत्स्यिकी नहीं है, ये नहीं होगा। तो पूछा गया नहीं है तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा केवल 3। ठीक है, याद रखिएगा केवल 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न हमारा कि भारत सरकार की राजकोषीय नीति का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिए अंतरराज्यीय व्यापार का नियमन, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 कि भारत में खाद्य प्रबंधन का निम्न में से कौन सा उद्देश्य नहीं है। तो इसमें से देखिएगा तो खाद्यान्नों का निर्यात दिया गया है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। भारत में खाद्य प्रबंधन के मुख्य उद्देश्य खाद्यान्नों का समाज के कमजोर वर्गों तक वितरण करना है, खाद्यान्नों की किसानों से उचित मूल्य पर खरीद बिक्री करना है, खाद्यान्नों के बफर स्टॉक में रख रखाव है और खाद्य सुरक्षा, ये सब है। ठीक है ना, खाद्यान्नों का निर्यात इसमें नहीं है। देखिए भारत में औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धि को मापने के लिए निम्न में से कौन सी संस्था औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक को जारी करती है। तो यह संस्था कौन सी है? ये संस्था CSO है। CSO यहाँ पर देखिए केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय है। ठीक है ना, CSO। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि भारत के बजट में किस वर्ष वस्तु लेन देन कर यानी कि CTT प्रस्तुत किया गया था? कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। ठीक है, तो कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स जो है यह 2013-14 के बजट में तत्कालीन वित्त मंत्री P चिदम्बरम जी ने जो है कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स यानी CTT की घोषणा किया था। क्लियर। चलिए तो यहाँ पर देखिए 2013-14 इसका राइट आंसर हो जाएगा, उस समय कांग्रेस की सरकार थी। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न हमारा कि द्रोणाचार्य पुरस्कार जो खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है, द्रोणाचार्य जो है यह पुरस्कार दिया जाता है जो खेल के कोच होते हैं ना, प्रशिक्षक होते हैं, उनको दिया जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो देखिए द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत 1985 में हुई थी। अर्जुन पुरस्कार 1961 में हुआ था। ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आकाशदीप देखिए पुस्तक के लेखक कौन है? आकाशदीप पुस्तक को लिखा है किसने? तो जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। किसने लिखा है? जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है। ठीक है, याद रखिएगा। यशपाल जी की पुस्तक है झूठा सच। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर देखिए आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का अनामिका याद रखिएगा। ठीक है। सुभद्रा कुमारी चौहान झांसी की रानी आप जानते भी हैं। महादेवी वर्मा का नीरजा महादेवी वर्मा का है, ये आप जरूर याद रखिएगा। चलिए केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है?
केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान जो है यह रुड़की में है। ठीक है, रुड़की राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय मौसम वेधशाला पुणे में है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि भारत की पहली बोलती फिल्म है आलम-आरा, यह किस वर्ष प्रदर्शित हुई थी? तो आलम-आरा 1931 में, ठीक है ना, 1931 में जो है आलम-आरा प्रदर्शित किया गया था और इसका निर्माता अर्देसर ईरानी थे। ठीक है, और भारत की पहली टेक्निकलर फिल्म पूछेगा तो झांसी की रानी थी। भारत की पहली टेक्निकलर फिल्म झांसी की रानी थी, जिसको कि 1953 में प्रदर्शित किया गया था। तो ये 1931 हो जाएगा। बिहार जाति आधारित गणना 2022 के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है? तो बिहार की कुल जनसंख्या जो है यह 13,07,25,310 है। ठीक है, 2022 की जो जाति आधारित जनगणना थी उस पर। और 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा जाएगा तो 10,40,99,000, 10,40,99,452 आपको याद भी होगा। बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 हेतु किसे चुना गया है? तो यह नरगिस मोहम्मदी को चुना गया। ये ईरानी मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं नरगिस मोहम्मदी। ठीक है ना, इन्होंने ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ उनकी लड़ाई और स्वतंत्रता के लिए 2023 में इनको जो है नोबेल का शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो है यह प्रतिवर्ष किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो है यह जारी किसके द्वारा किया जाता है? तो यह वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जो है यह प्रकाशित किया जाता है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एकथा सैन्य अभ्यास जो है 2023 किन दो देशों के मध्य आयोजित किया गया है? एकथा सैन्य अभ्यास है और एक एक्वेरिन है, ये दोनों जो है मालदीव और भारत के बीच होता है, एकथा और एक्वेरिन। ठीक है, भारत और मालदीव के बीच, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2023 का थीम क्या था, बताइएगा। तो ये मनाया जाता है कब? विश्व तंबाकू निषेध दिवस प्रतिवर्ष 31 मई के दिन मनाया जाता है और इस वर्ष इसका थीम जो था वो था ग्रो फूड नॉट टोबैको, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अर्जुन पुरस्कार 2023 से सम्मानित साक्षी कुमारी का संबंध किस खेल से है? तो साक्षी कुमारी का संबंध जो है 25 खिलाड़ियों को 2022 में अर्जुन पुरस्कार दिया गया था और साक्षी कुमारी का संबंध जो है यह कबड्डी से है, कबड्डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 19वां G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो 18वां जो है ये अपना भारत में हुआ था और 19वां जो होगा ये ब्राज़ील में होगा। ठीक है, याद रखिएगा। G7 शिखर सम्मेलन जो है G7 ये ब्राज़ील में होगा। G7 जो है 2024 में कहाँ पर होगा? इटली में होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 महिला एकल खिताब किसने जीता है? देखिए पुरुष एकल का खिताब इसमें नोवाक जोकोविच ने जीता था और महिला एकल का आर्याना सबलेंका ने जीता है, आर्याना सबलेंका, याद रखिएगा। देखिए मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना की शुरुआत किस राज्य द्वारा किया गया है? मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना की शुरुआत जो है यह ओडिशा सरकार के द्वारा किया गया है। ठीक है, छात्रों शिक्षकों को शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने हेतु मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना की शुरुआत उड़ीसा की सरकार ने किया, उड़ीसा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य देश कौन बना है? तो अभी हाल ही में बना है मिस्र। मिस्र जो है यह न्यू डेवलपमेंट बैंक, ये ब्रिक्स का न्यू डेवलपमेंट बैंक है, इसका नया सदस्य बना है। ठीक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय चीन के संघाई शहर में है, याद रखिएगा। देखिए NVS-01 उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान द्वारा प्रक्षेपित किया गया था? तो फ्रेंड्स इसको जो है GSLV F12 के द्वारा जो है GSLV F12 के द्वारा इसको प्रक्षेपित किया गया था। ठीक है, और यह जो NVS है यह आपका यह उपग्रह, इसका उद्देश्य देश की जो नौवहन क्षमता है उसको बढ़ावा देना है। क्लियर, और इसको लॉन्च किया गया था कब? तो मई 2023 में ही किया गया है, ध्यान रखिएगा। बोरेक्स निम्न में से किस धातु का है? इसका बोरेक्स को सुहागा भी कहा जाता है और इसका फॉर्मूला याद रखिएगा Na2B4O7 इंटू 10H2O होता है। ठीक है, ये जो है सोडियम का इसका सोडियम यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलो उसके बाद अगला प्रश्न है कि न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और अल्फा कण समान गतिज ऊर्जा के साथ चल रहे हैं, कणों को उनके वेगों के बढ़ते क्रम में विकल्प में से चयन करना है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि सबसे ज़्यादा जिसका द्रव्यमान अधिक होगा उसका वेग कम होगा। ठीक है,
और अगर द्रव्यमान की बात करते हैं, द्रव्यमान क्या बताया, अधिक होगा, जिसका द्रव्यमान अधिक होगा उसका वेग कम होगा। तो यहाँ द्रव्यमान सबसे अधिक इसमें से बात करते हैं, तो द्रव्यमान जो है सबसे अधिक अगर इसमें से हम बात करते हैं तो ये आपका इसमें से आपका अल्फा कण का होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बढ़ते क्रम में कर रहा है, तो सबसे कम आपका अल्फा हो जाएगा क्योंकि द्रव्यमान ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पर अल्फा हो जाएगा। उसके बाद फिर आपका हो जाएगा अल्फा के बाद सबसे ज़्यादा द्रव्यमान न्यूट्रॉन का, तो फिर न्यूट्रॉन का है, फिर प्रोटॉन का और इलेक्ट्रॉन का। तो ये वाला क्रम जो है आपका सही दिया गया है। ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयंता का गुण पाया जाता है। संयंता जो है यह द्रव और गैस दोनों का गुण है। जो जितना ज़्यादा गाढ़ा होगा उतना ज़्यादा उसकी संयंता होगी। आदर्श तरल की संयंता शून्य होती है, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। ठोस जो है संयंता, उसमें संयंता का गुण नहीं पाया जाता है, जबकि गैसों में संयंता द्रव की तुलना में बहुत कम होती है, लेकिन फिर भी होती है। तो ये गैस और द्रव दोनों का। देखिए लाल रक्त कणिका आरबीसी का जीवन काल कितने दिनों का होता है। अच्छा, आरबीसी को एक और नाम से जाना जाता है, अगर आपको एरिथ्रोसाइट दे दे, एरिथ्रोसाइट, ठीक है ना, याद रखिएगा आरबीसी को एरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है। इसका जीवन काल जो होता है ये आपका 20 से 120 दिन होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है और मृत्यु इसकी स्प्लीन में, प्लीहा में होती है, यह आपको भी पता होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि ऑटो वाहनों में हाइड्रोलिक ब्रेक कार्य करता है किस सिद्धांत पर। तो हाइड्रोलिक ब्रेक जो है यह पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करता है। हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक लिफ्ट, ये सब पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा इसमें से अदिश राशि है। इसमें से अगर हम अदिश राशि की बात करते हैं तो द्रव्यमान अदिश राशि है। संवेग, वेग, कोणीय संवेग ये सदिश राशि हैं। ठीक है, द्रव्यमान, दूरी, आयतन, चाल, ठीक है, ये सभी जो है कार्य, ऊर्जा, ताप, ये अदिश राशि हैं। निम्न में से किसके कारण पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती जो है उसको हम लोग क्या कहते हैं, परिक्रमण कहते हैं, या फिर इसको वार्षिक गति कहते हैं। और इसी के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। और पृथ्वी के घूर्णन के कारण या दैनिक गति के कारण दिन और रात होते हैं। परिक्रमण के कारण ऋतु परिवर्तन होता है और घूर्णन के कारण या दैनिक गति के कारण दिन और रात होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए मिलान करना, एक तरफ जो है आविष्कारक हैं और दूसरी तरफ उनका आविष्कार किया हुआ है। तो जी मार्कोनी, तो मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया था। ठीक है ना। जेल बेर्ड ने टेलीविज़न का, ग्राहम बेल ने जो है टेलीफोन का, और थॉमस अल्वा एडिसन ने ग्रामोफोन या बल्ब का भी इन्होंने आविष्कार किया था, ये भी ध्यान रखेंगे। तो बिल्कुल क्रम से दिया गया है 1 2 3 4। उसके बाद चलिएगा कि हाइड्रोजन गैस गुब्बारा, हाइड्रोजन गैस भरा गुब्बारा। देखिए हाइड्रोजन गैस भरा गुब्बारा हवा में केवल तभी ऊपर उठता है जब उसका कुल भार विस्थापित वायु के भार से बहुत कम हो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है हमारा यहाँ पर कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब किस स्थिति में आभासी एवं सीधा बनेगा। अवतल दर्पण में किस कंडीशन में जो है प्रतिबिंब आभासी एवं सीधा बनेगा। तो देखिए जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के मध्य में होगा तब प्रतिबिंब सीधा, आभासी, वस्तु से बड़ा और दर्पण के पीछे बनता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला प्रश्न देखिएगा, ये आपका एक परिपथ दिया गया, उसमें धारा का मान पूछ रहा है। अब यहाँ पर देखिए 2 प्रतिरोध जो हैं ये सीरीज में है और तीसरा समानांतर क्रम में होगा। तो ये सीरीज में अगर हम मान लेते हैं इनको तो 4 ओम हो जाएगा और एक जो है आपका 2 ओम फिर हो जाएगा। अब ये समानांतर में है तो ये आप 1 4 सीरीज में जोड़ दिया, फिर ये समानांतर में हो जाएंगे ना। तो 1/4 + 1/2, इसको सॉल्व करिएगा तो 3/4 आ जाएगा। ये क्या निकला, प्रतिरोध निकला, आर निकला। ठीक है ना, यानी कि अब आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा ना। आर 4/3 हो गया। अब धारा का मान पूछ रहा है तो आई इक्वल टू आपको पता है वी आर होता है, V/R होता है, यानी कि V इक्वल टू IR होता है ना। तो आई इक्वल टू V/R हो जाएगा। V कितना दिया गया है, तो V यहाँ पर देखिए 2 वोल्ट दिया गया है, तो 2/R मैंने निकाला, अभी 4/3, तो 3 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे रह जाएगा, 6/4, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, यानी कि 3/2। ठीक है ना, 3/2। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना निकल के आएगा, तो 3/2 कहीं ऑप्शन में दिख रहा है क्या, ऑप्शन में पॉइंट में दिया गया है, तो 1.5 हो जाएगा, क्योंकि 2 कम 2 हो जाएगा, फिर आपका 1 बचा, 2 × 5 = 10, 1.5
1.5 हो जाएगा। ठीक है, 1.5 एम्पियर, क्योंकि धारा निकालना है, धारा की यूनिट एम्पियर होता है। मोमबत्ती के हवा में जलने पर बनने वाला उत्पाद नहीं। तो मोमबत्ती जब हवा में जलेगा, देखिए मोमबत्ती के पूर्ण या फिर अपूर्ण दोनों दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन के कालिख निकलता है, उष्मा ऊर्जा निकलेगी, प्रकाश ऊर्जा निकलेगी, ये सब निकलेगा, नाइट्रोजन नहीं निकलता है। देखिए दांत का जो एनेमल होते हैं, इसमें एनेमल में कैल्शियम फॉस्फेट मौजूद होता है, उसकी नेचर पूछा गया है, प्रकृति कैसी होती है। तो देखिए कैल्शियम फॉस्फेट जो होता है, इसकी नेचर, एनेमल की नेचर की बात करते हैं तो ये बेसिक होता है, यानी कि क्षारीय होता है। ठीक है, चलिए क्षारीय राइट आंसर हो जाएगा। और एनेमल मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ है जिसके कैल्शियम फॉस्फेट होते हैं जिसमें। ठीक है, तो ये आपका क्षारीय हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो यहाँ पर सही कथन पूछा गया है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर से सामान्यतः धातु तन्य होती है, डक्टाइल होती हैं, ये बिल्कुल सही दिया गया है। धातुएं सामान्यतः तन्य होती हैं। ठीक है, लेकिन कुछ धातुएं तन्य नहीं भी होती हैं, जैसे कि सोडियम, पारा, ये तन्य नहीं है, इसीलिए सामान्यतः वर्ड जो लगा हुआ है यही बिल्कुल सही होगा। अधातु तन्य नहीं होती हैं। ठीक है, धातुएं जो होती हैं ये आघात वर्धनीय होती हैं, खींच करके इनको पतला तार बनाया जा सकता है। कोशिका का निम्नलिखित में से कौन सा भाग निर्जीव है। कोशिका का इसमें से कौन सा जो पार्ट है वो निर्जीव है, यह पूछा जा रहा है। बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए इसमें से अगर हम बात करें तो रिक्तिका जो है यह निर्जीव है, और रिक्तिका जो है यह पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। क्लियर ना। चलिए तो यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि निम्नलिखित में से किसे कोशिका के कोशिका द्रव यानी कि साइटोप्लाज्म का भाग नहीं माना जाएगा। साइटोप्लाज्म का भाग नहीं माना जाएगा। तो इसमें से अगर हम बात करते हैं तो नाभिक को नहीं माना जाएगा। ठीक है, नाभिक नहीं माना जाता है। कोशिका द्रव यानी कि साइटोप्लाज्म, कोशिका में प्रोटीन युक्त द्रव होता है जिसमें कि राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर, ये सब होता है। नाभिक राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए धमनी और शिरा में रक्त का पीएच होता है। तो धमनी और शिरा दोनों में पूछा गया है। तो इसमें रक्त में होता है क्या, शिरा में रक्त का पीएच अधिक होता है और धमनी में कम होता है। 7.4 जो होता है, 7.4 जो होता है यह आपका 7.4 रक्त का पीएच मान, ये अप्रोक्स में आपको बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। चलो उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सी वास्तविक रूप से मछली है। तो इसमें से मछली जो है इसमें से आपका सी हॉर्स हो जाएगा, समुद्री घोड़ा। स्टारफिश मछली नहीं है, यह इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत आता है। जेली फिश जो है ये सिलेंट्रेटा संघ के अंतर्गत आता है। और डॉग फिश जो है यह एक उपास्थि मीन है जिसको कि आपको एस्कोलियोडॉन कहते हैं। ठीक है ना, ये आपका रियल फिश है, वास्तविक मछली। जंपिंग जिन का सिद्धांत प्रतिपादित किसने किया था। तो ये बारबरा मैक्लिंटॉक ने किया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। और इसके लिए उनको 1983 में 1983 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। मानव शरीर में पाए जाने वाले तत्व मात्रा के अनुसार सही क्रम आपको बताना है। मानव शरीर की बात करते हैं तो ऑक्सीजन हो जाएगा, फिर आपका कार्बन, फिर हाइड्रोजन, फिर नाइट्रोजन और कैल्शियम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म पादप हार्मोन से संबंधित सही सुमेल नहीं है। तो यहाँ पर आप देखेंगे फ्रेंड्स, ऑक्सिन जो है, यहाँ पर देखिए ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड, ये सारे पादप हार्मोन हैं। इसमें से सही सुमेलित नहीं पूछा गया है। तो देखिए ऑक्सिन फल पकाने वाला है, गलत। फल पकाने वाला जो हार्मोन है ये एथिलीन है। कौन सा है, एथिलीन जो होता है ये फल पकाने में सहायक होता है। ऑक्सिन जो होता है यह वृद्धिवर्धक, पत्तियों को विगलन से रोकना, खरपतवार को नष्ट करना, ये होता है। तो ये गलत दिया गया। बाकी देखिए ये सही दिया गया। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन और ये वृद्धि रोधक है। एब्सिसिक एसिड, जिब्रेलिन्स जो है यह आपका बौने पौधे की लंबाई में वृद्धि यानी कि वृद्धि हार्मोन है या पादपों का। ठीक है, ऑप्शन ए सुमेलित नहीं है। रासायनिक परिवर्तन यानी कि केमिकल चेंज में शामिल है। रासायनिक परिवर्तन में शामिल क्या होगा। तो इसमें से हम बात करें तो जो अवशोषण है या ऊर्जा की मुक्ति रासायनिक परिवर्तन की विशेषता। ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखेंगे तो सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 73 नंबर की जंग एक मिश्रण है, रस्ट इज अ मिक्सचर ऑफ। तो जंग जो है यह मिश्रण किसका है, Fe2O3 और FeOH का होल 3 का। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए यह क्या है, तो आयरन के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड का मिश्रण होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि स्मॉग किसका उदाहरण है। स्मॉग जो होता है यह हवा में बिखरा हुआ धुआं और पानी का एग्जाम्पल है। ठीक है, स्मोक जो है यह किसका उदाहरण है, तो धुआं और कोहरे का। ठीक, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा, हवा में बिखरा हुआ धुआं और पानी का। चलिए 75 प्रश्न होता है, 75 के बाद 150 प्रश्न आपको पता होता है। 150 में 75 मैथ साइंस जीके जीके जी साइंस का होता है और करंट वगैरह होता है इसमें, और बाकी 75 मैथ रीजनिंग के होते हैं। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगा, निश्चिंत रहिएगा, टेलीग्राम से जुड़िए, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इनमें से कौन सा विद्युत का सर्वोत्तम चालक है, इसका आंसर आप कमेंट करके बताइए। अपने इन 75 प्रश्नों में से स्कोर बताइएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और फ्रेंड्स इसको प्लीज़ शेयर कर दीजिए।